Hey guys, hello and welcome back to X Coaching Galaxy. This is our संघर्ष सीरीज और आज है हमारे वेक्टर्स एंड स्केलर्स का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 अपलोड हो गया है। उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाकर ज़रूर से देख लीजिए। आज हम कहाँ से कंटिन्यू करेंगे? आज हम करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कंटिन्यू, जहाँ पर कि हमने लास्ट टाइम छोड़ दिया था। हाँ, उसके हमने एक की पॉइंट किया था और बाकी के कुछ की पॉइंट्स हमने छोड़ दिए थे। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी सी अलग डिफरेंट थे उनसे। उसके अंदर मतलब 3 एक्सिस 4 एक्सिस सिमेट्री आ रही थी, इसलिए हमने उसको वहाँ पर छोड़ दिया था। हाँ, तो इसी कारण हमने वहाँ पर वो नहीं किया था। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर है? तो आज हम शुरुआत करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के की पॉइंट्स नंबर 2 से। उससे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप हमारे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं हो तो वहाँ पर आ जाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, हेयर वी गो। तो शुरुआत करने से पहले एक बार आपको मैं की पॉइंट नंबर 1 फिर से बता देता हूँ। इफ़ वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स इज जीरो या फिर आर, ये हो जाएगा इज या फिर आर, जो भी आपको यूज़ करना है, देन देयर मैग्नीट्यूड विल बी सेम। अगर दो वेक्टर्स का वेक्टर सम जीरो है तो उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसका मैंने आपको थोड़ा सा विजुलाइज कराने की कोशिश की थी। हाँ, अगर आपको वो अच्छा लगा हुआ तो कमेंट ज़रूर करना। नहीं, वो अच्छा था। ओके, तो आज हम की पॉइंट नंबर 2 से शुरुआत करेंगे, तो चलो उसको भी देखते हैं। हाँ, तो अब हम देखते हैं हमारा की पॉइंट नंबर 2। की पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? की पॉइंट नंबर 2 कहता है इफ वेक्टर सम ऑफ थ्री वेक्टर्स इज जीरो देन ऑल थ्री वेक्टर्स मस्ट लाई इन सेम प्लेन एंड दे शुड बी कोप्लेनर। अगर किन्हीं भी तीन वेक्टर्स का वेक्टर सम जीरो है तो वो एक प्लेन में लाई करने चाहिए। इसका एग्जांपल चलो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। इफ वेक्टर सम of three vectors is जीरो। हाँ, कि तीन वेक्टर्स का वेक्टर सम जीरो है तो तीन वेक्टर का जीरो सम ही तो है, तो क्या हो गया? जीरो ही तो है, कुछ नहीं। देन देन ऑल थ्री वेक्टर्स lie in same plane। हाँ, ऑल लाई इन सेम प्लेन, या फिर हम उनको ऐसे भी कह सकते हैं दे शुड बी को प्लेनर। वो या एक प्लेन में लाई करनी चाहिए, यानी कि वो कोप्लेनर होने चाहिए। कैसे? अगर आपको दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन हमें तब अप्लाई करके देखनी है। हाँ, तो इसका डायग्राम कुछ कैसा सा बन जाएगा आपको पता है? नहीं है तो हम बता देते हैं। ये है आपका ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर। ऐसे हो तब जाकर ये हो जाएगा हमारा इनका वेक्टर सम जीरो। तो चलो इसको थोड़ा सा विजुलाइज कर लेते हैं। तो विजुलाइज करने के लिए आप रेडी हैं? तो चलो करते हैं विजुलाइज हम इसको। मान लीजिए हमारे पास हैं ये तीन वेक्टर। हाँ, अब तीन वेक्टर्स को हमें कैसे अरेंज करना है? एक को मान लीजिए अगर हमने अरेंज कर दिया कुछ ऐसे, हाँ, तो दूसरा कैसे जाएगा? इसके टिप पर फोकस करना है। टिप इम्पोर्टेंट है। इसकी टिप इस तरफ है, इसकी टिप आगे की तरफ है और इसकी टिप यहाँ पर है। हाँ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक व्यक्ति है जो यहाँ से चला, यहाँ गया, यहाँ पर आए, तो इनका मतलब वो फाइनली कहाँ पर आ जाता है? फाइनली वो फिर से इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है। हाँ,
ये था इसका थोड़ा सा मतलब विजुलाइज, अगर आप इसको कर सकते हो तो समझ लेना इसको। ये मतलब है ऐसे 3 वेक्टर्स हैं, ये ब्लैक वाला वेक्टर ए, ये रेड वाला वेक्टर बी, और ये ब्लू वाला वेक्टर सी। ये हैं हमारे 3 वेक्टर्स। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं उस 3D में। तो आगे बढ़ने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा 2D में। अब हम अगर आप में से कहें कि हमें तो 3D में बात करनी है, 3D के बिना तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो 3D में कैसे करेंगे अब। हाँ, 3D में देखो, मिनिमम फॉर नॉन, वर्ड को गौर करना, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। Required for vector sum to be 0। कम से कम 4 लगेंगे। तो चलो इसका पहले तो एक डायग्राम बना देते हैं हम, अगर आपको समझ सके तो समझ लेना। ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर हमारा, ये है सी वेक्टर, और ये है डी वेक्टर। यहाँ पर आपको, मेरे को पक्की उम्मीद है कि आपको ये यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा। नहीं आता तो चलो इसको थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं लास्ट टाइम की तरह। मान लीजिए हमारे पास ये 4 हैं इस बार, तो इन 4 का वेक्टर सम 0 लाने के लिए आप इनके टिप्स पर फोकस करना। ये देखो, मैं इनको कुछ ऐसे से जचा लेता हूँ ताकि आपको 3D में नज़र आए। ये मैंने इनको ऐसे कर लिया है। हाँ, अब देखो, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट को भी कर लेता हूँ। अब देखते हैं हम इसको कैसे नहीं समझ में आता है आप। ये हैं हमारे, तो देखो इसको हमने एक को यहाँ पर रखा, एक एक को स्टेप वाइज देखना। इसको मैं यहाँ पर लेके चला गया, यहाँ से मैंने ये निकाल दिया, इसको मैं यहाँ पर पकड़ लेता हूँ, यहाँ पर मैंने ये निकाल दिया। तो बोलो 3 से वेक्टर सम 0 आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसमें हमें एक 4th वन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये है, तो ये आ जाएगा हमारा 4th वन। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा गलती हो गई है मेरे से। ऐसे जाकर इसका वेक्टर सम 0 आएगा। किसके अंदर? 3 डायमेंशन के अंदर। 2 डायमेंशन या फिर कोप्लेनर में तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हाँ, तो चलो यहाँ पर ये हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पर हमारे हो गए केसेस कंप्लीट, किसके? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। तो अब हमें बात करनी है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। हाँ, कि हम एक वेक्टर को रिजोल्व कैसे कर सकते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर को हम किस प्रकार से रिजोल्व कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहले एक मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिफाइन बता देता हूँ। हाँ, एनी वेक्टर कैन बी resolved, any vector can be resolved as a vector sum of 2 vectors। हाँ, मतलब 2 वेक्टर्स के रूप में हम इसको रिजोल्व कर सकते हैं।
these these two these two vectors are known as these two vectors are these two vectors are known as इनको हम कैसे जानते हैं कंपोनेंट आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा एक कंपोनेंट नामक चीज़ होती है वो यही होते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स हाँ ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर है तो चलो हम इसको देखते हैं रिजोल्व कैसे करते हैं ये देखो जैसे कि हमारे पास दे रखे हैं ये है इसको थोड़ा सा बड़ा ये है वेक्टर बी है ये है वेक्टर सी और ये है वेक्टर हमारा अपवर्ड फेसिंग में ए हाँ यहाँ पर एक चीज़ और है ए वेक्टर आप सभी को पता होगा वेक्टर सम से हमने पढ़ा था कि ये होता है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर टू component of वेक्टर ए ये हम बोल सकते हैं कि जो हमारे वेक्टर ये बी और सी वेक्टर्स हैं वो क्या हैं इसके दो कंपोनेंट्स हैं हाँ तो अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको एनी वेक्टर कैन बी resolved in according to two ways हाँ एक वेक्टर को हम दो तरीके से रिजोल्व कर सकते हैं दो तरीके कौन से एक होता है नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और एक होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन कौन से दो तरीके पहला उसके अंदर आता है नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हाँ और दूसरा आता है हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो हम बारी बारी से इन दोनों कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे पहला है हमारा कौन सा बताइए जल्दी जल्दी बताइए पहला है हमारा नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बहुत बार बोल दिया मैंने आपको अब ये वाली चीज़ पढ़नी है नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है मैंने आपको एग्जांपल दे भी दिया और आपको पता भी नहीं चला नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब ये है कि जिस वेक्टर को हम रिजोल्व करेंगे उसके जो कंपोनेंट्स आएंगे जिस वेक्टर को हम रिजोल्व करेंगे और उसके जो कंपोनेंट्स आएंगे वो आपस में परपेंडिकुलर नहीं होते हैं अगर वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे वो रेक्टेंगुलर में आते हैं लेकिन अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो वो हमारा होता है नॉन रेक्टेंगुलर इसका एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया था ये कौन सा है ए वेक्टर बी वेक्टर मान लीजिए इसको सी वेक्टर मान लीजिए हाँ यहाँ से हम क्या कह देंगे बी वेक्टर एंड सी वेक्टर्स थोड़ा सा देख लीजिए आर टू नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर दूसरी बात
पेज बहुत हिलता है। दूसरी बात क्या, देयर आर इनफाइनाइट ways there are infinite ways to resolve a vector into its non-rectangular components। हाँ कैसे, अब जैसे ये है इसी को हम, ये तो ए वेक्टर है, हम इसको यहाँ पर ले जाए, ऐसे ले जाए, कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे लाकर ऐसे कर दें, ऐसे मतलब ये यहाँ पर ऐसे, इसको हम किसी भी तरीके से मतलब इनफाइनाइट वेज है हमारे पास। लेकिन ये वाला इनफाइनाइट वेज वाला फीचर हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में नहीं होता है। हाँ, तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। तो हमने बात कर ली है नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, तो अब हम बात करने वाले हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। हाँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देखो, हमारे पास जैसे मान लीजिए ये है वेक्टर ए, चलो इसको हम थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, अब इसको हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। ये है ए वेक्टर, इसका एक तो ये हो जाएगा ए एक्स वेक्टर, ये कहाँ से आया, ये एक्स एक्सिस से आया। एक हो जाएगा ए वाई वेक्टर, ये आया वाई एक्सिस से। हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। अगर हम वेक्टर इसका और इसका अगर हम वेक्टर सम कर देते हैं तो हमारे पास ए वेक्टर आ जाता है। और क्या बोल सकते हैं, ए एक्स वेक्टर ए एक्स एंड वेक्टर ए वाई आर टू रेक्टेंगुलर। या फिर रेक्टेंगुलर को हम एक और बोल सकते हैं, वो क्या है, वो है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। हाँ, तो एक चीज़ इसमें जैसे हमने कहा था कि लास्ट वाले के अंदर इनफाइनाइट वेज है, इसके अंदर नहीं है। ये यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी आके लेके जाओगे तो ये 90 डिग्री से अलग हो जाएगा। हाँ, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और मान लीजिए आपको वेक्टर कुछ ऐसे दे रखा है, तो इसको आप ऐसे रिजोल्व करेंगे। ये है माइनस ए वाई वेक्टर और ये है ए एक्स वेक्टर। ऐसे अगर आपको दे दे ये है आपका वेक्टर ए, ये है माइनस ए वाई वेक्टर का ये मतलब ए वाई वाला कंपोनेंट है, और ये हो जाएगा माइनस ए एक्स, ये दोनों इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे। हाँ, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का हमने ये तो देख लिया कि ये होते हैं। इसको हम रिजोल्व कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपको हमारे पढ़ाए हुए किसी भी चीज़ में डाउट रहता है, मतलब जो भी मैं क्लास लेता हूँ उसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे, बिना सब्सक्राइब करे तो जाना ही मत। हाँ, और सब बढ़िया, बाय, लव यू ऑल। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर जल्दी से 1000 करवा दो। धन्यवाद।